हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस बाय हेमलता परिहार। आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 7 त्रिभुज। आज हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, त्रिभुज क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से रूल्स लगते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे चैप्टर का नाम है त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को बोलते हैं त्रिभुज। ये हमने छठे चैप्टर में भी पढ़ा था, लेकिन वापस क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही त्रिभुज है इसलिए हम यहाँ पर परिभाषा लिख रहे हैं कि त्रिभुज की परिभाषा क्या होगी? तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति। तीन भुजाएं हैं और इन तीन भुजाओं से घिरी इस बंद आकृति को क्या कहा जाता है? त्रिभुज, जिसकी तीन भुजाएं होती है और तीन कोण होते हैं। फिर इस त्रिभुज में हम सर्वांग समता शब्द पढ़ेंगे। सर्वांग समता का मतलब क्या होता है? ऐसी आकृतियां जिनके आकार समान है और उनके माप भी समान हो तो वो आकृतियां कहलाती है सर्वांग सम आकृतियां कहलाती है। ऐसी आकृतियां जो आकार में भी समान है और माप में भी समान है वो सभी आकृतियां आपस में क्या कहलाएगी? सर्वांग सम आकृतियां। उदाहरण के तौर पर हम 1 रुपये का अगर सिक्का लें और दूसरा एक और 1 रुपये का सिक्का ले जो एक ही सन में बने हुए हैं, तो एक सिक्के के ऊपर उस दूसरे सिक्के को रखने पर जो नीचे वाला सिक्का है वो पूरी तरह से ढक जाए ऊपर वाले सिक्के की वजह से। इसका मतलब ये दोनों सिक्के एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे क्योंकि दोनों की आकृतियां और माप समान है इसलिए। इसी तरह से हम वर्ग लें, जैसे कि 2 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग काटे हम कागज के और एक के ऊपर एक रखें तो सभी वर्ग एक के ऊपर एक रखने पर हमको नीचे वाले वर्ग नजर नहीं आएंगे, सिर्फ ऊपर वाला वर्ग नजर आता है। क्यों? क्योंकि उनकी आकृतियां और माप समान है इसलिए। इसी तरह से हम ATM कार्ड देखते हैं, सबके सब एक समान होते हैं, सबके माप एक समान होंगे, दिखने में एक समान। तो आप जब एक के ऊपर एक रखोगे तो वो भी नीचे वाला कार्ड ऊपर वाले कार्ड से ढक जाएगा, तो वो सभी क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम। तो सर्वांग सम का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। ऐसी आकृतियां जिनके आकार और माप एक समान होते हैं वो आकृतियां क्या कहलाती हैं? सर्वांग सम आकृतियां। ठीक है, सर्वांग सम त्रिभुज पढ़ेंगे हम यहाँ पर। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा है CPCT। CPCT शब्द में लिखूंगी यहाँ पर, इसलिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। कि यदि 2 त्रिभुज है और उन त्रिभुजों का आपने सर्वांग सम कर दिया है तो उनके सभी संगत भाग आपस में बराबर होंगे। संगत भाग से मतलब है कि सभी भुजाएं और सभी कोण आपस में बराबर होंगे। कब? जब आपने 2 त्रिभुजों को सर्वांग सम कर दिया है। उसके बाद में आपको त्रिभुजों के सर्वांग समता के कुछ नियम पढ़ने होंगे कि कौन कौन से नियम आप लगा सकते हो 2 त्रिभुजों को सर्वांग सम करने के लिए। तो सबसे पहला नियम है हमारा SSS नियम। SSS का फुल फॉर्म होगा भुजा भुजा भुजा। S का मतलब साइड होता है, तो भुजा 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 नियम क्या कहता है? ये नियम कि यदि 2 त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो कब सर्वांग सम होंगे? यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हो। यदि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर मीटर की, ऐसा का ऐसा एक और त्रिभुज है जिसका नाम ABC नहीं होकर कुछ और नाम है PQR, और लेकिन उसकी भुजाएं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर ही है, तो इसका मतलब कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। और नियम कौन सा लगेगा? SSS, मतलब कि तीनों भुजाएं एक की दूसरे वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है, इसलिए SSS नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम है हमारा SAS नियम। SAS का मतलब है भुजा कोण भुजा नियम। अब SAS नियम क्या कहता है? वैसे भी आपको नाम से मालूम चल रहा है, S फिर A फिर S, मतलब कि 2 भुजा और उसके बीच में क्या आना चाहिए? कोण। तो नाम से मालूम चल जाएगा कि यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके मध्य अंतरित कोण, 2 भुजाएं और उन दोनों भुजाओं के मध्य अंतरित कोण दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाओं और उनके मध्य अंतरित कोण अगर एक समान हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। 2 भुजाएं हैं और उनके बीच में ही कोण बनना चाहिए। ऐसी तरह से दूसरा त्रिभुज है, उसमें भी 2 भुजाएं बराबर, जैसे उधर है वैसे इधर भी होनी चाहिए, और उन दोनों भुजाओं के मध्य में ही कोण अंतरित होना चाहिए। तो अगर ऐसा कहीं है 2 भुजाओं और उनके मध्य अगर कोण बन रहा है और दोनों बराबर हैं तो ये दोनों त्रिभुज भी आपस में सर्वांग सम होंगे। कौन से नियम से? SAS नियम से त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज PQR के। ये जो बराबर के ऊपर में ये S वाला साइन बना रही हूँ, ये सर्वांग समता का साइन है, तो ये हम लिखेंगे बराबर, फिर उसके ऊपर ये S बनाना है उल्टा, तो ये निशान किसका है? सर्वांग समता। तो आपको ध्यान रखना है कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के।
इसी तरह से तीसरा नियम है इसका ठीक उल्टा, यहाँ SAS था, अब क्या आ गया ASA, मतलब कि दो कोण और उन दोनों कोणों के बीच में आना चाहिए भुजा। तो कोण भुजा कोण नियम क्या कहता है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी एक भुजा त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और एक भुजा के बराबर हो, मतलब कि अगर कोई दो कोण है और उन दोनों कोणों के मध्य में भुजा बन रही है उनको अंतरित करती हुई, इसी तरह से दूसरे त्रिभुज के भी कोई दो कोण है और उन दोनों कोणों के बीच में कोई भुजा है, बराबर है दोनों यदि, तो इसका मतलब कि दोनों कोणों के बीच में आ रही भुजा, इसलिए हम नियम कौन सा लगा रहे हैं ASA, दो कोण और उन दोनों कोणों के बीच में एक भुजा है, तो ASA नियम से त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। ठीक है, तो पहला नियम क्या था SSS, तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। दूसरे नियम में SAS, दो भुजा और उनके बीच में कोण होना चाहिए। तीसरा नियम ASA, मतलब कि दो कोण और उनके बीच में भुजा होनी चाहिए। ठीक है, चौथा नियम है AAS, कोण कोण भुजा नियम। यदि एक त्रिभुज के कोई दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के किन्हीं दो कोण और एक भुजा के बराबर हो, मतलब इससे जो पहले वाला नियम था वो ASA था कि दो कोण और उनके मध्य अगर भुजा है तो ASA। अब यहाँ पर क्या लिखा, कोई भी दो कोण हो, जरूरी नहीं है वो कि भुजा के बीच में ही हो। ठीक है, कोई भी दो कोण और एक भुजा बराबर होनी चाहिए दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा के। तो यहाँ पर कोई दो कोण ले लिए हमने 50 और 60 डिग्री के, और भुजा हमने दोनों कोणों के बीच में नहीं ली, कहीं और भुजा ले ली, चाहे आप यहाँ लो चाहे यहाँ लो। ठीक है, तो कोई भी दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। कौन से नियम से, AAS नियम से। त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के। ठीक है, फिर है पांचवा RHS, समकोण कर्ण भुजा नियम। समकोण कर्ण भुजा नियम क्या कहता है, यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण, अब यहाँ पर एक शब्द ध्यान रखना कि त्रिभुज कौन सा होना चाहिए, समकोण ही होना चाहिए। यदि समकोण त्रिभुज है तो ही हम RHS नियम लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे RHS नियम से। त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के। ये समकोण, ये कर्ण और ये कोई भी एक भुजा। अब कोई भी एक भुजा में चाहे आधार बराबर हो चाहे लंब, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कर्ण का बराबर होना जरूरी है, उसके अलावा कोई भी एक भुजा बराबर हो। तो हम कौन सा नियम लगाएंगे, RHS नियम। तो ये पांचों नियम आपको सर्वांग समता के इस चैप्टर 7 के लिए आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं हमारी प्रश्नावली 7.1। प्रश्नावली 7.1 का पहला सवाल है, चतुर्भुज ACBD। ये चतुर्भुज दिया है आपको ACBD। चतुर्भुज में AC बराबर AD, भुजा AC और AD बराबर दी गई है, और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित, इसका मतलब कि दो बराबर भागों में बट रहा है। कौन, कोण A। तो यहाँ पर ये जो कोण A है इसके दो भाग हो रहे हैं, तो हम मान लेते हैं ये नंबर 1 और ये 2। तो हमको पूरा CAB और DAB नहीं लिख के हम क्या लिख देंगे, कोण 1 बराबर कोण 2। और आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा ABD के। तो हमने लिख दिया कि हमें सिद्ध करना है ABC और ABD दोनों सर्वांग सम होंगे। अब यहाँ से हम शुरुआत करते हैं उत्पत्ति। जिन दो त्रिभुजों को सर्वांग सम करना है उन दो त्रिभुजों को लेंगे हम, त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABD में। इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या बराबर है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में क्या क्या बराबर है, AC बराबर AD हमें दिया गया है, ये दिया है। दूसरी चीज, दो भुजा बराबर हो गई, उसके बाद में ये कोण 1 बराबर कोण 2 है, कोण 1 बराबर कोण 2। कारण है AC कोण A को समद्विभाजित करता है। ठीक है, फिर तीसरी चीज और हमें चाहिए, भुजा आ गई कोण आ गई। अब देखो त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD, इन दोनों त्रिभुजों में एक कॉमन, एक उभयनिष्ठ भुजा है। कौन सी भुजा उभयनिष्ठ है दोनों में, AB। तो हम क्या लिख सकते हैं, AB बराबर AB दोनों में उभयनिष्ठ है। अब आप नियम कौन सा लगाओगे, आप देख सकते हैं सबसे पहले भुजा लिखी हमने, फिर कोण लिखा, फिर भुजा लिखा। तो इसका मतलब कि SAS नियम से
त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज ए बी डी के। यही हमें सिद्ध करना था। अब यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो मैंने आपको शुरुआत में, वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले क्या बताया था, एक शब्द CPCT। तो ये CPCT का फुल फॉर्म क्या था कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कर दिया है, इसलिए इसके संगत भाग जो बचे हुए हैं वो भी आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब कि BC बराबर क्या होगा, BD। अतः BC बराबर BD। कारण क्या लिखोगे, CPCT से। CPCT की फुल फॉर्म आपको बता दी है, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आपको लास्ट में एक लाइन लिखी सवाल में, BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो BC और BD के बारे में हमने क्या कहा कि ये दोनों भुजाएं बराबर है। तो ये हो गया हमारा सवाल कंप्लीट। ये सिद्ध करना था, सिद्ध भी हो गया और BC और BD भुजाएं बराबर भी आ गई। दूसरा सवाल है, चतुर्भुज ABCD आपको दिया हुआ है। इस चतुर्भुज ABCD में AD बराबर BC है। ये AD और BC दोनों बराबर दिए गए हैं और DAB और CBA, DAB और CBA ये वाला कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर है। तो आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD सर्वांग सम होगा BAC के। त्रिभुज ABD और BAC ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम लाने हैं। दूसरी चीज़ BD बराबर AC लाना है, BD और AC भुजा बराबर लानी है। और तीसरी चीज़ कोण ABD और BAC, कोण ABD और BAC ये दोनों कोण भी बराबर लेके आने हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सिद्ध करने के लिए आपको जिन दो त्रिभुजों की जरूरत पड़ रही है उन दोनों त्रिभुजों को लेंगे। त्रिभुज ABD व त्रिभुज BAC में, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करने के लिए हमें तीन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी जो बराबर होने चाहिए। ABD और BAC में एक तो आपको दिया हुआ है कि AD बराबर BC, AD बराबर है BC के, हमें दिया है। दूसरी चीज़ कोण भी दिया है, कोण BAD बराबर CBA ये भी दिया गया है, ये हमको गिवन है। कोण DAB बराबर है कोण CBA ये हमें दिया गया है। अब दो चीज़ें तो आ गई, एक भुजा आ गई, एक कोण आ गया। तीसरी चीज़ और चाहिए, तो तीसरी चीज़ आप देखो, त्रिभुज ABD और त्रिभुज BAC इन दोनों में एक भुजा कॉमन है। कौन सी भुजा कॉमन है, AB, दोनों त्रिभुजों में आ रही है। AB बराबर AB उभयनिष्ठ है। अब नियम देख सकते हैं, भुजा फिर कोण फिर भुजा, कौन सा नियम लगाएंगे, SAS नियम से त्रिभुज ABD सर्वांग सम होगा त्रिभुज BAC के। हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, क्योंकि त्रिभुज ABD सर्वांग सम हो गया है त्रिभुज BAC के, इसलिए BD बराबर होगा AC के। होगा कि हमने त्रिभुजों को सर्वांग सम कर दिया तो संगत भुजाएं कौन सी है, BD और AC है, तो ये भी बराबर ही होनी है, इसलिए BD बराबर AC CPCT से। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में यहाँ पर भी यही चीज़, क्योंकि त्रिभुज ABD हमने सर्वांग सम कर दिया है किसके, BAC के, इसलिए इसका जो संगत कोण है कोण ABD ये वाला कोण और इधर से कोण BAC, तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। इस त्रिभुज ABD का ये वाला कोण और त्रिभुज BAC का ये कोण, ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे CPCT से। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कोण ABD बराबर है BAC के CPCT से। ठीक है, इस तरह से हमने त्रिभुज के तीनों भागों को सिद्ध कर दिया है। ठीक है, तीसरा सवाल है, एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब है। ये रेखाखंड AB है, इसके ऊपर लंब है BC और AD और ये दोनों बराबर है और लंब है, इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री के कोण भी बनेंगे।
और आपको सिद्ध करना है कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है, कि ये जो CD रेखाखंड है वो AB को समद्विभाजित करता है, मतलब कि AB के जो बिंदु O से भाग हो रहे हैं दो, ये दोनों भाग बराबर होंगे, ये आपको लाना है, मतलब कि AO बराबर BO सिद्ध करना है। ठीक है, तो सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग कर लेते हैं। त्रिभुज DAO व त्रिभुज CBO में, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले एक तो आपको जो दिया हुआ है BC या DAO लिया ना, पहले हम लिख देंगे AD बराबर CB या AD बराबर BC, हमें दिया हुआ है कि ये दोनों बराबर हैं, इसलिए AD बराबर BC। दूसरी चीज़, अब हमें दो चीज़ों की और ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर एक तो लंब है, इसलिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और एक जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती तो वहाँ पर क्या बनता है, शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पर ये शीर्षाभिमुख कोण भी बन रहे हैं, इसका मतलब कि दो कोण हैं और एक भुजा आ गई। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं कोण OAD बराबर कोण OBC, प्रत्येक कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। और तीसरी चीज़ हमारे पास में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, कोण DOA बराबर है कोण COB के, कारण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। अतः AAS नियम से त्रिभुज DAO सर्वांग सम होगा त्रिभुज CBO के, और यदि ये दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो इसके संगत भाग भी क्या होंगे, बराबर। इसलिए हम लिख सकते हैं AO बराबर BO CPCT से, और AO और BO बराबर आ गए हैं तो हम लिख सकते हैं कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। इस तरह से हमने सिद्ध किया इसको कि रेखाखंड CD जो है वो AB को समद्विभाजित करेगा। ठीक है, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़रूर दूसरों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।